नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी शख्सियत से बात करते हैं जो देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद जी से। अभयानंद जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। लेकिन आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद मुस्कुराते हैं तो पुलिस वाले नहीं लगते। पुलिस की छवि आम जनता के मन में सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन अभयानंद अगर अपने पेशे के दूसरे लोगों से अलग नजर आते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह शायद उनका गरीबों के बच्चों के बीच रहना है। पुलिस के काम से जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है तो मुसलमानों के बच्चों को मुफ्त में IIT की कोचिंग देते हैं। अपनी पहल का नाम उन्होंने रहमानी 30 दिया है। सुपर 30 भी उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। अब उनकी ये पहल बिहार से बाहर और शिक्षा से इतर दूसरे क्षेत्रों में भी पॉपुलर हो रही है। कानून व्यवस्था के लिहाज से बिहार की छवि बेहद खराब रही है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने दावे के मुताबिक राज्य में कितना सुशासन दे पाते हैं, इसका सबसे बड़ा दारोमदार अभयानंद पर ही है। पुलिस में कमजोरों की सुनवाई कम होना जिस तरह पूरे मुल्क में चिंता का विषय है, वैसे ही बिहार में भी है। नक्सलवाद भी है जिससे उन्हें लगातार चुनौती मिल रही है। लेकिन क्या एक पुलिस अधिकारी सब कुछ अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता है या समय समय पर सियासत से आने वाले दबाव उसे सताते रहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम उनसे लेंगे। इनके अलावा कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिन पर हर बार की तरह हम सिर्फ हाँ या नहीं में उनसे जवाब लेंगे, क्योंकि कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अभयानंद जी, आप शिक्षक ज्यादा हैं या पुलिस अधिकारी ज्यादा हैं? एक तरफ आप बच्चों को IIT कंप्लीट करवाते हैं, दूसरी तरफ अपराधियों की गर्दनें दबोचते हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? आपके प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे दोनों में कभी विरोधाभास मिला ही नहीं। खास करके जब मैं पुलिस में वरीय हो गया तो मैंने पाया कि मेरा एक बहुत बड़ा रोल होता है व्यवस्था को अपने जूनियर ऑफिसर्स के माध्यम से क्रियान्वित कराना, उसको लागू कराना, और उसको करवाने की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की अहम भूमिका हो जाती है। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ पर भी जो मैंने पुलिस में सीखा है उसका भी काफ़ी उपयोग पढ़ाने में हो जाता है। विरोधाभास चलिए नहीं है, लेकिन दोनों कामों में आप तालमेल कैसे बनाते हैं? कैसे बनाता हूँ ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा माइंड काफ़ी एडजस्टेड है इस सेंस में कि अगर मैं फिज़िक्स पढ़ाने जाऊँ तो पुलिस के बारे में भूल जाता हूँ, स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस का तजुर्बा काम आ सकता है लेकिन उसके कार्य के बारे में मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ, और जब पुलिस का काम करता रहता हूँ तो इस कार्य को बिल्कुल भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेंटल एडजस्टमेंट है जो मैं कर लेता हूँ। मैंने इसलिए भी आपसे ये पूछा कि आप शिक्षक ज्यादा हैं या पुलिस अधिकारी ज्यादा, क्योंकि आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो कहीं पुलिस की इमेज से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुस्कुराया जाए किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में, तो उस प्रोफेशन में या उस फील्ड में जो आउटपुट होगा वो बेहतर हो जाता है। पुलिस की इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। मे भी अगर आपका अपना इंटरप्रिटेशन है कि पुलिस इमेज मुस्कुराने का नहीं है जी, हो सकता है, परंतु मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। आप किसी को अगर दंड भी देते हैं तो मुस्कुरा करके भी दिया जा सकता है। आपके पिताजी भी DGP थे, जगदानंद जी। आप ज्यादा अच्छे DGP हैं या आपके पिताजी ज्यादा अच्छे DGP थे? अगर आप बहुत ही ऑब्जेक्टिवली इसको देखें तो वो इस राज्य के DGP थे वर्ष 1985-86 में। परिस्थितियां इतनी अधिक बदल गई हैं कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, कंपैरिजन्स आर ओडियस। मैं ये मानूंगा कि वो अपने समय में ही अच्छा किए, उस समय उनकी भी प्रशंसा हुई। और आज हम जब वर्ष 2011-12 में हैं तो समस्याएं भिन्न हो गई हैं और डिमांड्स भी डिफरेंट हो गए हैं। अपने यहाँ कहा जाता है कि बेटे को पिता से बढ़कर होना चाहिए। वो दबाव तो कहीं से आप पर रहता होगा कि
पिताजी की जो छवि थी, जो इमेज थी, या जितने काम उन्होंने किए, हमें कुछ उससे आगे बढ़ के करना है, क्योंकि आप दोनों सेम पद पर पहुंचे। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली तो नहीं हैंडल कर सकता हूँ। ऐसे मैंने अपने को कभी भी एक कोई कंपटीशन में नहीं रखा, सिर्फ अपने पिताजी के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं। ऐसे एक मैं बात आपको बता सकता हूँ उनके बारे में। जब मैं पुलिस की नौकरी में आया था और पहली एक समस्या मेरे पास आई थी, मैं उनसे पूछने गया था कि इस समस्या का क्या निदान है, कैसे हो सकता है ये। तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी समस्याएं आएंगी वो आप स्वयं झेलिएगा और हमसे नहीं पूछने आइएगा। तो मैंने यही सीखा था कि कोई ऐसा गाइड भी नहीं हो सकता है और कोई ऐसा बेंचमार्क भी नहीं हो सकता है। आप स्वयं अपना बेंचमार्क सेट करें और स्वयं उसको अचीव करने का प्रयास करें। आप पुलिस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। नक्सलवाद का इतना बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सिरदर्द ये बन चुका है। करीब करीब आधा बिहार आप कह सकते हैं कि लाल हो चुका है। एक मैप के जरिए हम दिखाते हैं कि नक्सलवाद बिहार में कितना भयावह रूप ले चुका है। ये नक्शा बिहार के लोगों को डराता है। आखिर कब और कैसे नक्सलवाद पर लगाम लग पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इस शब्द नक्सलवाद जो अब मीडिया में प्रचलित हो गया है, इसके संबंध में मेरी धारणा है कि अगर हम इस शब्द का नहीं इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। मैं इसको मानता हूं कि ये उन लोगों की गतिविधि है जो भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। कुछ संगठन हैं, उसके नाम हैं और वो प्रतिबंधित हो गए हैं। तो मेरे लिए वो प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों की गतिविधि है और कोई वाद तो नहीं है। अब रही बात की ये समस्या है, निश्चित रूप से समस्या है। इस पर अगर आप बहुत गौर से सोचें तो ये इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। अगर आपकी जो व्यवस्था है ये तर्क के लिए बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाए, भ्रष्टाचार नहीं हो, 2 नंबर का धंधा नहीं हो, गरीब लोगों को जो मिलना है वो मिल सके, अत्याचार नहीं हो किसी का, तो ये व्यवस्था उनकी जो सो कॉल्ड व्यवस्था है वो आएगी ही नहीं। नहीं, आप जो चीज़ कह रहे हैं उससे कहीं से ये एक इम्प्रेशन निकल सकता है कि क्या ये लोग जो है एक अतिशय आदर्श और सपनों में जीने वाले लोग होते हैं जो सो कॉल्ड नक्सलवादी हैं। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी गतिविधि को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। हम अपनी गतिविधि को फोकस कर रहे हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, हम अपने आप में देख रहे हैं अंदर हम में क्या कमी है। अगर हम इस कमी को पूरा कर लें, वो भी मुश्किल है। हम दूसरों की अच्छाई क्या है और उनकी क्या बुराई है और वो आदर्श है या नहीं, इस विषय में डिबेट करने के लिए नहीं आए हैं और ना हम कुछ डिबेट को करेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर कमी है और कई तरह की कमियां हैं और उसको अगर हम अपने तरीके से, कानूनी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांगली करें तो उस पर हम काबू पा सकते। आप मानते हैं कि नक्सलवादियों से निपटने में दूसरे राज्यों की पुलिस से हमारी बिहार पुलिस के तालमेल में कुछ कमी है? देखिए, जहाँ पर भी इंटरफेस होता है किसी भी सिस्टम में, जहाँ पर इंटरफेस होता है वहाँ कोऑर्डिनेशन हमेशा ही डिज़ायरेबल होता है और जिस हद तक डिज़ायरेबल होता है उस हद तक कभी नहीं मिलता है। तो ये कहना कि चूंकि एक पुलिस और दूसरी पुलिस है तो बीच में एक इंटरफेस होगा ही, और इंटरफेस जहाँ होगा वहाँ पर समस्याएं कोऑर्डिनेशन। और आपको लगता है कि हमारा जो खुफिया तंत्र है वो नक्सलियों के घातक इरादों को पहले नहीं सूंघ पाता है? खुफिया तंत्र की जो बात होती है ना, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। इसेंशियली मूलतः खुफिया विभाग एक अंडर कवर इंफॉर्मेशन को ऊपर लाने का प्रयास करता है जो बहुत आसान नहीं होता है।
तो जिस हद तक वो ले आता है वो अच्छी चीज़ है, और ज़्यादा ला सके इसके लिए प्रयास किया जाएगा। परंतु ये कह देना कि नहीं ला पाता है वो उचित नहीं है। कुछ और लाता हमारा परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था, लेकिन इसको डिसमिस कर देना या ये मान लेना कि अगर खुफिया तंत्र है तो हमें हर चीज़ की जानकारी हो जाएगी, तो शायद त्रिनेत्र मेरे पास होता और हम खोल के देख लेते हैं उसको। ऐसी व्यवस्था नहीं होती। नहीं, ठीक है, ये चीज़ आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड नक्सलवादी हैं आपके हिसाब से, इनसे निपटने के लिए अभी आपके पास क्या 2-3 क्या स्टेप्स आप लेना चाहते हैं? हमने आपको पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि हम अपनी व्यवस्था को पहले ठीक करेंगे। हमारे अंदर में बहुत सारी खामियां हैं, हम उसके पीछे लगे हुए। अपनी व्यवस्था को ठीक करने से क्या मतलब है आपका? सोशल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, क्या? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार जी, दूसरा 2 नंबर का धंधा जी, इलीगली गॉटन वेल्थ, ओवरनाइट रिच जी, ये जो व्यवस्था है ये कई गंदी चीज़ों को जन्म देता है जी, जो डिजायरेबल नहीं है, समाज में डिजायरेबल नहीं है, उनको जन्म देता है, जिसमें विधि व्यवस्था भी एक है। तो भ्रष्टाचार की आपने बात कही, ये मुझे रोचक लग रहा है। भ्रष्टाचार की आपने बात कही, आम लोगों के भ्रष्टाचार से तो आप निपट लेंगे, पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे? व्यवस्था में वो तो आपको कंट्रोल करते हैं। देखिए, व्यवस्था में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिसमें कि आप किसी व्यक्ति से आप दब जाएं। अगर एविडेंस मिलेगा तो मिल जाएगा जी। और अगर नहीं है एविडेंस तो सिर्फ ये कह देना कि वो व्यक्ति भ्रष्ट है, एडिटोरियल लिख देना तो बहुत आसान होता है, परंतु एविडेंस अगर मिल जाएगा तो कोई रुकावट तो है नहीं, किसी के भी खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपको लगता है कि जो आप जैसे जिम्मेदार और स्वप्नजीवी पुलिस अधिकारी हैं उन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है? इस विषय पर, ये जो शब्द है पॉलिटिकल प्रेशर, इस विषय पर मेरा मेरी एक अपनी सोच है जी। हर पॉलिटिशियन को भी एक हक है अपनी बात को कहने का, जैसे आम आदमी को हक है कहने का। एक पुलिसमैन को अस्त्र दिया हुआ है लॉ का कि आप सुनेंगे सबकी बात और करेंगे कानून के तहत जो संभव है वो आप करेंगे। एक पुलिसमैन अगर इस बात को समझ ले कि जिस आदमी को हक है अपनी बात कहने का जी। वो कह रहा है, उसको आप कैसे करेंगे या नहीं करेंगे वो आप कानूनी रूप से डिसाइड कर लेंगे आपको करना क्या है। और एक सवाल मेरे मन में है, क्या आपको लगता है कि राजनीति के अपराधीकरण से समाज में अपराधीकरण पर अंकुश लगाना और मुश्किल हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पुलिसमैन स्ट्रेट सिंपल रास्ते पर चले, जी। मुझे जो कहा गया है कानून में वो मैं करूँगा जी। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हम लोग अपने फिलॉसफी में बोलते हैं, फल की इच्छा हम नहीं करेंगे जी। अपना प्रयास करेंगे और कानून के तहत ही सब प्रयास होगा हमारा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो शब्द हैं राजनीति के अपराधीकरण या अपराधीकरण में अपराध में राजनीति, ये सब चीज़ मीडिया के लिए है, डिस्कशन के लिए, पुलिस नहीं, लेकिन ठीक है मीडिया के लिए है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में जहां 58-59% जो है विधायक किसी न किसी चार्ज में फंसे हुए हैं, तो कहीं से तो प्रेशर आप लोगों पर आ ही जाता होगा ना? प्रेशर तो हमने कहा आपको कि ये आपको लोग आकर के बोलेंगे। अगर कोई मान लीजिए ऐसा विधायक है जिसका आपराधिक इतिहास है, वो अपने क्षेत्र के बारे में आकर के आपसे बात कर रहा है, आप पुलिसमैन हैं, आप एसपी हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। करना क्या है, निर्णय आप क्या लेंगे और क्यों लेंगे और कैसे लेंगे, ये आपकी जवाबदेही है एज ए पुलिसमैन, एज ए एसपी। इस पे कोई किसी का भी दबाव नहीं हो सकता है। मुहामुही में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अभयानंद जी से पूछेंगे कुछ और पहले सवाल, क्यों हुआ उनका सुपर 30 से अलगाव, और 10 ऐसे सवाल जिनके जवाब उनको सिर्फ हाँ या नहीं में देने हैं।